नमस्कार दोस्तों। अब मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम चाइना की बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस के ऊपर, और खास तौर से वो रेस्ट्रिक्शंस जो कि हमें बहुत सारा पेन दे रही है, कष्ट दे रही है। क्या कष्ट है? जैसे कि हम मोबाइल की असेंबलिंग तो करते हैं, लेकिन जिसकी असेंबलिंग करते हैं वो सारे पार्ट्स बाहर से आते हैं। हम छोटी-छोटी टेक्नोलॉजीज़ के लिए छोटी-छोटी टेक्नोलॉजीज़ के लिए हम बाहर के देशों पे और प्रमुखता से चाइना के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम छोटे-छोटे कंपोनेंट्स के लिए हम चाइना पे डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रिकल गुड्स हों या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग के गुड्स हों, हम बुरी तरह से चीन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। कभी-कभी अगर पीछे मुड़ के देखें तो एक बात समझ में आती है कि पिछले 25 सालों में जब चीन बहुत कुछ कर रहा था, तो हम क्या कर रहे थे? सोचने वाली बात है कि जब पिछले 25-30 सालों में चीन कंस्ट्रक्शन के एरिया में, इंजीनियरिंग के एरिया में, टेक्नोलॉजी के एरिया में बहुत कुछ कर रहा था, तो हम क्या कर रहे थे? हम हर गुजरते साल के साथ हम चीन के ऊपर ओवर डिपेंडेंट होते चले जा रहे थे। हालात इतने बुरे हो गए कि जो चीजें पहले हम बनाते थे, हमने सोचा हमें बनाने की जरूरत क्या है? चाइना से सस्ते में मिल रही हैं, तो वहां से ले लेते हैं। तो हमने वो भी बनाना बंद कर दिया। छोटी-मोटी मशीनरी या एग्रीकल्चर मशीनरी या कुछ इनपुट्स या कोई टेक्नोलॉजिकल या कुछ कंपोनेंट्स जो हम बनाते थे, वो भी हमने बनाने बंद कर दिए। जैसे कि हमें दवाइयों के लिए एपीआई चाहिए थे, एक्टिव इंग्रीडिएंट कहते हैं उसको। एक टाइम था आज से करीब-करीब 50 साल पहले, 60 साल पहले, जब हमारे पास आईडीपीएल था, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो वो सारा एपीआई जो कि रॉ मटेरियल होता है दवाइयों का, हम इंडिया बनाया करता था उस टाइम, पूरी तरह से। और बाद में क्या हुआ कि पता लग रहा है कि आज हम टोटल इंडिपेंडेंट थे, हम टोटल आत्मनिर्भर थे, और हम धीरे-धीरे अब 90% एपीआई चाइना से मंगाने लगे। हमने अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी। ये प्रॉब्लम हो गई। चाइना ने चीजों को इतने आसानी से तुम्हारे हाथ में सौंप दिया प्रोडक्ट बना के, और वो भी सस्ते दामों पर, कि हमें लगा कि हम क्यों बनाएं इसको, हमें जरूरत क्या है बनाने की। और समझ नहीं पाए कि पूरी दुनिया चाइना की इस ढंग से गुलाम होती जा रही है। टेक्नोलॉजी की गुलाम, इंजीनियरिंग की गुलाम, ना जाने अनगिनत कई और ऐसी चीजें हैं। याद कीजिए, आज से कुछ साल पहले की बात है, जब हम बटन फोन्स यूज किया करते थे, नोकिया के, ज्यादा करके नोकिया के फोन ही होते थे, और वो छोटा सा फोन होता था, कान से लगा के हम बात किया करते थे। लेकिन उसमें वो बड़ा चमत्कार था कि हम बाहर सड़क पर जाते हुए किसी और सिटी में रह के भी हम मोबाइल से बात कर सकते थे, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार था ये। लेकिन ये चमत्कार और किस चमत्कार को जन्म देगा, हम वो सोच ही नहीं पाए कभी, हमारे दिमाग में नहीं आया। लेकिन फिर एक शख्स था जिसको हमेशा माइक्रोसॉफ्ट से नीचे गिना जाता था, एप्पल। और माइक्रोसॉफ्ट सोचता था कि यार, मैं तो दुनिया का किंग हूं, क्योंकि मेरे पास विंडोज है, मेरे पास एमएस ऑफिस है, एमएस वर्ड वगैरह, जिसमें पीपीटी वगैरह, एक्सेल शीट सब रहती हैं। उसको बड़ा एक घमंड हो गया। बिल गेट्स, उसकी बात करेंगे। उसको बड़ा घमंड हो गया। फिर एक छोटी सी चीज, जब इंटरनेट आया, तो एक कंपनी आती है जिसका नाम है अल्फाबेट।
आप सबने नाम सुना होगा अल्फाबेट का। अल्फाबेट कौन है? अल्फाबेट इज़ बेसिकली मदर ऑफ गूगल। गूगल किसका है? अल्फाबेट का है ना। बिल गेट्स ने माना कुछ टाइम पहले, तो अल्फाबेट ने कहा कि मैं दुनिया में ना एक सर्च इंजन बनाऊँगा, बड़ा सर्च इंजन कि आप उसके अंदर वर्ड टाइप करो और आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बिल गेट्स को लगा यार ये कौन-सी बात है यार, ये तो बेकार की बात है बिल्कुल, ऐसे किसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन ढूँढेगा बैठ के? किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। जो मैं दे रहा हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़। लेकिन छोटे वे में सही गूगल लॉन्च हो गया। गूगल लॉन्च हुआ तो फिर वो धीरे-धीरे हर साल फैलता ही चला गया और कुछ ही सालों में वो इतना बड़ा हो गया कि बिल गेट्स ने सोचा भाई ये क्या हो गया अल्टीमेटली मैंने क्या गलती कर दी? फिर बिल गेट्स ने कुछ साल पहले माना कि मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की कि मैं सर्च इंजन की इम्पोर्टेंस को पहचान ही नहीं पाया। काश मैं उस टाइम उसकी इम्पोर्टेंस को पहचान पाता और मुझे लगा कि सर्च इंजन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। लेकिन आज वो सर्च इंजन गूगल पूरी दुनिया को गुलाम बना के बैठा है। आज गूगल के बिना हमारा काम नहीं चलता। सही बात है ना? सही बात है। आप सब गूगल का इस्तेमाल करते हैं। इवन जो मोबाइल के अंदर आप जो एंड्रॉयड सिस्टम है, वो भी तो गूगल का ही है ना। तो गूगल ने दुनिया को गुलाम बनाया। उसके बिना किसी का काम नहीं होता और फिर उसके सहारे आया जीमेल और जीमेल के साथ फिर अल्टीमेटली यूट्यूब आया। उसके बाद व्हाट्सएप भी उसका हो गया, सब कुछ तो उसका हो गया। तो मैं बात कर रहा था उस बटन फ़ोन की। फिर मैं चाइना पे वापस आता हूँ। हमने सोचा कि भई ये अल्टीमेट है। हम इतने बड़े जो टेलीफ़ोन घर में होते थे काले रंग के या नीले रंग के, पीले रंग के, लाल रंग के, वो यानी कि इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट घर में कॉर्डलेस फ़ोन भी होता था, वो हम समझते थे यार कॉर्डलेस भी बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जब वो छोटा-सा नोकिया का फ़ोन आया तो इसने दुनिया में चमत्कार कर दिया साहब। हम बात कर सकते थे, एसएमएस भेज सकते थे, हमने सोचा ये तो अल्टीमेट है भई। लेकिन कोई सोच नहीं पाया कि कुछ लोग एप्पल के अंदर कुछ ऐसा कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया को बदल के रख देगा। पूरी दुनिया को बदल के रख देगा। फिर अचानक एक दिन एप्पल ने धमाका किया और उस दिन एप्पल वन सीरीज़ का फ़ोन लॉन्च होता है, स्मार्ट स्क्रीन के साथ में। दुनिया देखकर चौंक जाती है, भाई ये क्या है? जिसके ऊपर आप टच कर सकते थे, आप फटाफट सारी एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते थे, आप बहुत कुछ कर सकते थे और दुनिया चौंक गई। ये क्या चमत्कार है भाई? फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज यानी कि दुनिया में टेलीफ़ोन को एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन मिल गया साहब, जिसके बारे में सोचा भी नहीं था। ये नोकिया भी नहीं सोच पाया, जो इतने टाइम से टेलीफ़ोन बना-बना के बेचे जा रहा था कि भई मैं उसको एडवांस करूँ, कुछ आगे लेके जाऊँ, कुछ और भी हो सकता है। ये किसी की समझ में नहीं आया कि इसके आगे क्या हो सकता है। लेकिन जैसे ही उसने वो किया, तो सैमसंग का माथा ठनका, एलजी का माथा ठनका, यार ये क्या चीज़ आ गई भई? उन्होंने देखा फटाफट एप्पल को चेक किया और तुरंत अपने फ़ोन लॉन्च कर दिए उसी टाइप के, कुछ ही महीनों के अंदर-अंदर। और फिर उसके बाद चाइनीज़, वीवो और बाकी आपको पता है बहुत सारे उसके बाद बाढ़ आ गई। फिर तो कोई रुकावट ही नहीं थी। फिर सो कॉल्ड इन फ़ोन्स के अंदर इनोवेशन की बात आने लगी कि मैं और क्या दे सकता हूँ। और अब आईफ़ोन 1 से अब आईफ़ोन 17 पे आ गए। लेकिन हम हिंदुस्तान में ना तो बटन फ़ोन बना पाए और ना ही हम कोई सैमसंग की तरह, एलजी की तरह या चाइना के वीवो की तरह या शाओमी की तरह, रियलमी की तरह कोई अपना मोबाइल फ़ोन डेवलप कर पाए। हम क्या कर रहे थे? फिर से मेरा सेम क्वेश्चन आता है। जब चाइना बहुत कुछ कर रहा था, जब अमेरिका टेक्नोलॉजी के एरिया में बहुत कुछ कर रहा था, तो हम क्या कर रहे थे? अगर मैं 1998 से देखूँ, 1998 तो आज 2025 है, 27 साल। इन 27 सालों में 17 साल बीजेपी की सरकार रही है। आप हैरान होंगे सुन के। पिछले 27 सालों में
17 साल बीजेपी की सरकार रही है और सिर्फ 10 साल बीच में एक मनमोहन सिंह की सरकार आई है। तो प्रश्न उठता है कि हम क्या कर रहे थे यार? हम मोबाइल के पार्ट्स नहीं बना पाए, हम कंपोनेंट्स नहीं बना पाए, हम टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं कर पाए, हम कुछ कर ही नहीं पाए। हम ओवर डिपेंडेंट होते चले गए और 2014 में जो चाइना से हमारा इंपोर्ट था करीब 55 बिलियन डॉलर का, अब वो बढ़ के 125 बिलियन डॉलर का हो गया, 125 बिलियन डॉलर का। इतना इंपोर्ट तो किसी से भी नहीं होता है। हमें लगा कि हमें ज़रूरत क्या है? सच बात तो ये है कि 2-4 चीज़ों को छोड़ दो, तो अमेरिका और यूरोप भी वही कर रहा था जो इंडिया कर रहा था। उन्होंने भी मैन्युफैक्चरिंग छोड़ दी। अमेरिका ने मैन्युफैक्चरिंग छोड़ दी। सिर्फ 2-4 जगह थी जहाँ पे अमेरिका ने मैन्युफैक्चरिंग नहीं छोड़ी, वो थी उसकी स्पेस टेक्नोलॉजी या एटॉमिक एनर्जी या फिर उसके जो सिविलियन एयरक्राफ्ट बोइंग वगैरह हैं वो हो गए या फाइटर एयरक्राफ्ट हो गए या मिलिट्री उसके वेयर्स हो गए। वहाँ पे उसने नहीं छोड़ा या नई दवाइयाँ बनानी है, वो उसको नहीं छोड़ा, जो बेसिक रिसर्च होती है, वो चलता रहा उसका। लेकिन बाकी कंज्यूमर गुड्स जो नॉर्मल यूज़ हो सकते थे, वो सारे के सारे अमेरिका ने भी बंद कर दिए और यूरोप ने बंद कर दिए। इंडिया तो उस पिक्चर में नहीं था। अब हम जब कुछ करना चाहते हैं, तो अब हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं रिस्ट्रिक्शंस हैं। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं। इसके ऊपर मेरा एक अलग से प्रोग्राम भी आएगा। करीब-करीब 30-40 साल पहले इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो गई थी कि इस दुनिया में बहुत बड़े लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने जा रहा है। पहाड़ों की खुदाई होगी, उसके अंदर सुरंग बनाई जाएँगी। धरती के नीचे खुदाई होगी और वहाँ पर सीवरेज सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और मेट्रो सिस्टम्स अंडरग्राउंड वो बनाए जाएँगे। हम यकीन नहीं कर पाए कि एक इतना बड़ा एक जो प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के आने जा रहे हैं, तो उसके लिए एक मशीन की ज़रूरत होगी, जिसका नाम होता है टीबीएम, टनल बोरिंग मशीन। कोई सोच नहीं पाया कि अभी हमें एक सुरंग बनाने में सालों-साल लग जाते हैं, लेकिन वो टनल बोरिंग मशीन्स आ जाएँगी, तो उसी सुरंग को बनाने में 1/10 ऑफ पार्ट लगेगा। अगर पहले किसी सुरंग को बनाने में सपोज़ करो 10 साल लगते थे, अब वो 1 साल में बन के तैयार हो जाती है। शुरुआती में जो मशीनें कुछ जर्मनी की थी, कुछ ऑस्ट्रेलिया की थी, कुछ अमेरिका की थी, लेकिन चाइना को लगता था कि ये ठीक नहीं है और मुझे इतने बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर 25 साल में, 30 साल में इतना बना है, जो पूरी दुनिया में नहीं बना, उतना अकेले चाइना में बना है। चाइना में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, इतना पूरी दुनिया में नहीं हुआ जितना अकेले चाइना में हुआ पिछले 25 साल में। और चाइना ने ब्रिजेस बनाए, ब्रिज टेक्नोलॉजी, चाइना ने टनलिंग किया। क्या नहीं किया उन्होंने? मेट्रो सिस्टम्स किए सारे के सारे, बड़े से बड़े अंडरग्राउंड सैकड़ों किलोमीटर की। तो उसके लिए टनल बोरिंग मशीन चाहिए थी। और जब हमें आपको याद होगा कुछ साल पहले की बात है कि जब कलकत्ता की मेट्रो बनी थी, तो हाथ से खोद-खोद के नीचे से सारा का सारा जो छोटी-मोटी मशीनें होती हैं, उससे वो सारी टनलिंग की गई थी वहाँ पर, जो कलकत्ता की अर्ली मेट्रो थी। लेकिन अब जो मेट्रो आती है, वो टनल बोरिंग मशीन है, ज़मीन के नीचे 100 मीटर नीचे जाके ज़मीन का सीना चीर के वो निकल जाती है और वहाँ पे मिट्टी साफ कर देती है। चाइना को महसूस हुआ यार वो तो बहुत ज़्यादा लोगों में डिपेंडेंट था। फिर चाइना ने करीब-करीब सन 2000 के अंदर, आज से 25 साल पहले, सोचा नहीं भाई, अब टाइम आ गया कि भाई प्री टनलिंग मशीन जो है वो बनाया जाए। और 2000 के अंदर जो था, वहाँ पर आज से 25 साल पहले जब उसके पास वो सो कॉल्ड असेंबली सेट्स नहीं थे, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके पास वो इंजीनियर्स नहीं थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी इंफ्रास्ट्रक्चर की जिसमें मेट्रो थे, उसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे, बहुत कुछ था। उसकी इंजीनियरिंग थी, उसकी ट्रेनिंग्स थी, उसकी मेंटेनेंस थी, उसके कंपोनेंट थे। लेकिन चाइना ने अल्टीमेटली 2022 तक आते-आते, अभी 3 साल पहले तक, इतनी बड़ी प्रोफिशिएंसी हासिल कर ली कि आज हर 10 में से 7 मशीनें चाइना से निकल के आती हैं।
मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि हम क्या कर रहे थे और वो क्या कर रहे थे। चाइना को पता था कि सारी दुनिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो टनल बोरिंग मशीन्स चाहिए होंगी, पहाड़ों का सीना चीर के जो निकल जाएँ, धरती का सीना चीर के जो निकल जाएँ, वो टनल बोरिंग मशीन चाहिए होंगी। और उसके बिना मेट्रो प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं होते, कंट्रीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते हैं। 2022 तक आते-आते हर 10 में से 7 मशीनें यानी कि 70% मशीनें चाइना बना रहा था और हर साल 200 मशीनें बना रहा था, 200 टनल बोरिंग मशीन। आप सोच सकते हो। अभी आपने कुछ दिन पहले मैंने कई बार ये खबर दी थी कि चाइना ने जो भारत को टनल बोरिंग मशीन्स चाहिए बुलेट ट्रेन के लिए, अभी समुद्र के नीचे जो टनल बनाना है इंडिया ने, मुंबई के पास कई किलोमीटर लंबी है, वो चाइना ने देने से मना कर दिया। वो उसके आज भी को वहाँ पे डॉक पे खड़ी हुई हैं, वो दे ही नहीं रहा। और जो पहले जो टनल बोरिंग मशीन आई थी, उसके जो कंपोनेंट्स चाहिए थे, उसके जो रिपेयर के लिए चाहिए कंपोनेंट्स, वो भी नहीं देता है। सारी की सारी टेक्नोलॉजी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया उसने। मुसीबत ये है कि जितनी भी क्रिटिकल सिस्टम है दुनिया में, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, उसके जितने कंपोनेंट्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाइना ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। क्योंकि अब वो उस जगह पे पहुँच गया जहाँ उसको हटाना बड़ा मुश्किल है। अब तो अमेरिका भी उस पे डिपेंडेंट है, यूरोप उस पे डिपेंडेंट है। उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चाहिए, वो इनसे माँगते हैं, भैया चाइना या तू मशीन दे दे मेरे को। आप सोचिए ना, तो कहीं न कहीं दुनिया में पूरी की पूरी करीब 300 मशीनें बन रही हैं। उन 300 में से 200 मशीनें सिर्फ़ और सिर्फ़ चाइना बना रहा है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन वो जो मशीनें हैं बहुत महँगी हैं। कोई ये ना कहे कि 10, 20, 30, 40 करोड़ की मशीन है, ना, वो तो बहुत महँगी मशीन है। 100-100 करोड़ से ऊपर की मशीन है साहब वो। लेकिन अल्टीमेटली उसने एक इकोसिस्टम पैदा कर लिया उसका। वो इकोसिस्टम उसके कंपोनेंट्स का, उसकी टेक्नोलॉजी का, उसकी ट्रेनिंग का, उसके मेंटेनेंस का, उसकी लोकल असेंबलीज़ का, उसके जो बाकी जो चीज़ें होती हैं, वो जब उसने पैदा किया तो तब उसको एहसास हुआ कि अब मैं दुनिया पे कंट्रोल कर सकता हूँ। अब यहां पर उसने अपना मास्टर स्ट्रोक चला कि नहीं, अब ना, अब इसको रेस्ट्रिक्ट करो, अब दुनिया को तरसाओ, अपनी कीमत वसूलो और अगर वो तुमसे आगे निकलना चाहते हैं किसी क्षेत्र में तो उनको टेक्नोलॉजी मत दो। आपको एग्जांपल देता हूं, रियल टाइम एग्जांपल, आप सुन के शॉक में आ जाएंगे कि इंडिया में मोबाइल जो बनते हैं मोस्टली जो एप्पल के हैं, जिसपे हम बड़ा गर्व करते हैं, वो फॉक्सकॉन बनाता है। फॉक्सकॉन के ही यूनिट चाइना में, फॉक्सकॉन के ही यूनिट इंडिया में है। चाइना ने कुछ टाइम पहले फॉक्सकॉन से कहा कि तुम इंडिया में एक्सपेंशन मत करो। मैं नहीं चाहूंगा कि तुम इंडिया में नए यूनिट खोलो। फॉक्सकॉन सुनने को तैयार नहीं हुआ। तो पहले स्ट्रोक के अंदर क्या किया चाइना ने, अपने 300 इंजीनियर्स वापस बुला लिए फॉक्सकॉन से। बड़ी न्यूज़ हो गई, 300 इंजीनियर। उसके बाद कुछ हफ्ते के बाद 300 और इंजीनियर वापस बुला लिए, 600 इंजीनियर वापस बुला लिए। अब ये बैकबोन था साहब। इस बैकबोन ने पिछले मई के महीने से अब सितंबर के महीने तक इंडिया के मोबाइल सेगमेंट के एक्सपोर्ट की कमर तोड़ दी। क्या किया? फॉक्सकॉन ने कहना नहीं माना और फॉक्सकॉन ने कहा, अब मैं मैनेज कर लूंगा, मैं अपने इंजीनियर्स ट्रेन कर लूंगा, फिक्र मत कीजिए। ये बात थोड़ी-सी मुझे भी समझ में नहीं आई अल्टीमेटली कि अगर फॉक्सकॉन चाइना से लड़ेगा तो जीतेगा कैसे भाई? और फिर जब मेरे सामने फिगर आए इसके, तो मैं चौंका। मैंने देखा कि मई के महीने में इस साल में इंडिया के जो मोबाइल असेंबलिंग थी, जो एक्सपोर्ट हमने किया, वो 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया हमने। मेरे फिगर ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एग्ज़ैक्ट कहानी बता रहा हूँ। इसी साल मई के महीने में 20,000 करोड़ के एप्पल और दूसरे फ़ोन इंडिया एक्सपोर्ट करता है, बना के, असेंबल करके ऑफ कोर्स। जून के महीने में ये अमाउंट कम हो जाता है, 18,000 करोड़ हो जाता है। 20,000 करोड़ से 18,000 करोड़। ये 18,000 करोड़ क्यों हुआ जून से?
बस यहीं से वो ट्रबल स्टार्ट हुई थी फॉक्सकॉन की, मैं आपको बताऊँ। तब चाइना को लगा कि अगर ये नहीं मानेगा ना, तो मैं करीब-करीब 60% जो कंपोनेंट्स हैं सारे चाइना से जाते हैं मोबाइल फ़ोन के। कहते मैं कंपोनेंट ही नहीं दूँगा, तो असेंबल किसको करोगे तुम? यहां से खतरे की घंटियां बजनी शुरू हो गई थी, लेकिन शायद कोई देखने को तैयार नहीं था, सुनने को तैयार नहीं था। मई के 20,000 करोड़ और जून के 18,000 करोड़। उसके बाद आता है जुलाई का महीना। जुलाई के महीने में चमत्कार होता है और ये फोन की सप्लाई 18,000 कम करोड़ से कम होकर 13,000 करोड़ पे आती है। अब यहां पे खतरे की घंटियां सरकार देखती, ये तो बहुत गलत हो रहा है। फॉक्सकॉन को पता लग गया कि क्या हो रहा है। 20,000 करोड़ से 18,000 करोड़, 18 से 13,000 करोड़, यानी कि आपका मोबाइल का एक्सपोर्ट जो था, जो बड़ी इंडस्ट्री थी, जिसके बारे में हम काफ़ी गर्व महसूस करते थे असेंबलिंग का, वो गिरना शुरू हुआ यहाँ से। क्यों गिरा? क्योंकि चाइना ने कंपोनेंट देने से मना कर दिया। जब कंपोनेंट ही नहीं दूँगा, तो तुम बनाओगे क्या? ये बात सच थी। उसके बाद अगस्त का महीना आता है और अगस्त के महीने में एक हड़कंप मच जाता है सरकार के अंदर। हड़कंप मचता है। ऐसा हड़कंप जो पहले हमने कभी देखा नहीं, क्योंकि यहां पर इंडिया की मोबाइल स्टोरी कोलैप्स होनी शुरू होती है। 20,000 करोड़ मई में एक्सपोर्ट, 18,000 करोड़ जून में एक्सपोर्ट, 13,000 करोड़ का जुलाई में एक्सपोर्ट और अगस्त में सिर्फ 8,000 करोड़ का, यानी कि 5,000 करोड़ का पूरा ड्रॉप आता है। अब 20,000 करोड़ से 4 महीने में आप 8,000 करोड़ पे आते हैं। दिस इज 60% ड्रॉप, 60% ड्रॉप है ये। अब यहां पे फॉक्सकॉन की भी हालत खराब होती है और फिर वो चाइना की वार्निंग सामने आती है कि अगर तू रोक ले, इंडिया में एक्सपेंशन मत कर, वरना तेरे को कंपोनेंट नहीं दूंगा मैं। यहां पे हमारे इकोसिस्टम की कमी आती है कि हम 4 साल से हम करीब करीब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमने 4 सालों के अंदर अपना इकोसिस्टम क्यों नहीं बनाया जिसके द्वारा हम मोबाइल के कंपोनेंट इंडिया में बना पाए। फिर से ओवर डिपेंडेंस चाइना पे, वियतनाम पे, कोरिया पे। 8,000 करोड़ हो गया साहब ये। अभी सितंबर के तो आंकड़े आने बाकी हैं, लेकिन एक अंग्रेजी में वर्ड आता है अलार्म बेल्स। अलार्म बेल्स आर रिंगिंग राइट नाउ कि इंडिया की जो एप्पल स्टोरी है वो कोलैप्स हो रही है और उसके पीछे कौन है? चाइना। फिर वो मेरा टॉपिक वापस आता है, चाइनाज इंक्रीज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मोबाइल पार्ट्स टेक्नोलॉजी एंड कंपोनेंट्स टू इंडिया हैज ट्रिपलिंग इफेक्ट। ये सच बात है। हमें परेशानी हो गई यहां पर। अब हमें पता लगना शुरू हो गया कि भाई कितना डिपेंड करेंगे चाइना के ऊपर हम आखिरकार? कोई लिमिट है क्या उसकी? मुझे लगता है कि इस मोबाइल स्टोरी के अंदर हमारे लिए बहुत सारे लेसन्स हैं। जो टनल बोरिंग मशीन्स नहीं मिली, हमारे लिए लेसन्स हैं। दवाइयों का 90% एपीआई रॉ मटेरियल चाइना से आता है, हमारे लिए लेसन्स हैं। ओवर डिपेंडेंट होने के लेसन्स हैं। पर क्या हम लेसन सीखने को तैयार हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको एक विल पावर तो रखनी पड़ेगी। अगर आप विल पावर नहीं रखते और जो भारत में जो साइंटिस्ट हैं या जो इंजीनियर्स हैं, आपको उन्हें रिवार्ड करना पड़ेगा, आपको उन्हें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। एक वक्त आ गया कि जहां आपको आईपीएस, आईएएस, आईआरएस को रिस्पेक्ट नहीं देनी, अपने इंजीनियर्स को, अपने साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देनी है। लेकिन साइंटिस्ट को तो आप जेल में डाल रहे हो, सोनम वांगचुक को। जो इनोवेटर्स हैं, जो साइंटिस्ट है, उसे आप जेल में डाल देते हो। तो इंडिया में अल्टीमेटली तरक्की कहां से होगी फिर आप बताओ ना मुझे। आज भी हम जागने को तैयार नहीं है कि भाई क्या करना है, और बातें तो बहुत सारी होती हैं, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर। इस बेकार की बातें। ये आत्मनिर्भर भारत में मैं यकीन नहीं मानता इसके अंदर। ये सब एक किस्म का बोगस है। गोबर जैसे होता है ना, गोबर, ये सब गोबर है। जैसे कि अभी 3 दिन पहले गवर्नमेंट का एक नया प्रोजेक्ट आया, दलहन 2025। दलहन मतलब हमारी 60 से 70% जो दालें हैं ना खाने की, वो इंपोर्ट होती हैं।
और ये हमारा चौथी, 5वीं बार प्रोजेक्ट आया, मैं आपको बताऊँ पिछले 11 साल में, दलहन प्रोजेक्ट, कि अब इंडिया में हम इंडिपेंडेंट हो जाएँगे, हम किसानों से कहेंगे दाल ज़्यादा उगाओ और हम उसको खरीदेंगे। हर बार दलहन प्रोजेक्ट आता है, फ्लॉप होता है, हर बार दलहन प्रोजेक्ट आता है, फ्लॉप होता है। अब फिर से आया, फिर से फ्लॉप होगा। क्योंकि जो ज़रूरत है तो हम करते नहीं। सिर्फ डिक्लेयर कर दिया, बाबू लोग हैं, फाइल उठाया, हम दलहन प्रोजेक्ट बना रहे हैं। भाई ऐसे थोड़ी होता है। जो लोग कभी खेत में नहीं गए, जिन्हें पता ही नहीं कृषि होती क्या है, एग्रीकल्चर होती क्या है, तो क्या करेंगे? हमारी यही दिक्कत है सारी की सारी, कि हम दुनिया के साथ नहीं चल पा रहे, दुनिया का इकोसिस्टम हम उसको अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पा रहे और हम ओवर एंड ओवर डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं। मनमोहन सिंह के टाइम में हम क्रूड ऑयल के अंदर 75% बाहर से तेल मंगाते थे, 75%। आज हम 90% तेल बाहर से मंगाते हैं, सिर्फ 10% इंडिया में पैदा होता है। तो आपने क्या किया अभी तक? दुनिया के हर टुच्चे-मुच्चे कंट्री को तेल मिल जाता है कहीं न कहीं से और हमें नहीं मिलता, इतने बड़े कंट्री के अंदर। एक चीज़ होती है ना विल पावर, लेकिन उसके लिए आपको अपने इंजीनियर्स को, अपने टेक्नोक्रेट्स को, अपने इनोवेटर्स को, अपने साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। वो हम देने को तैयार नहीं हैं। जब तक भारत अपने वैज्ञानिक दिमाग को रिस्पेक्ट नहीं देगा, तब तक ये तरक्की नहीं होगी और हम चाइना पे डिपेंडेंट भी रहेंगे और कटोरा लेके जाना पड़ेगा, भाई साहब टेक्नोलॉजी दो, कंपोनेंट्स दो या टनल बोरिंग मशीन्स दे दो या मोबाइल के पार्ट्स दो या बाकी चीज़ों के पार्ट्स दो। ये सारा चक्कर है। मुझे लगता है कि इस किस्म के जो प्रोग्राम्स मैं आप तक पहुँचाता हूँ, ये आपको बहुत कम जगह मिलेंगे एक्चुअली देखा जाए तो। आपको ज़्यादा करके नहीं मिलेंगे इस किस्म के प्रोग्राम्स। लेकिन एक असली पिक्चर जो है देश की वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ कि देखो ये हालात है धरती के ऊपर, ज़मीन पर ये है। हम सीखना भी चाहें तो हम नहीं सीखते क्योंकि जो चौथी क्लास पास, छठी क्लास पास, 10वीं क्लास पास जो नेता है ना, वो रौब जमाता है और वो वैज्ञानिकों को बेइज्जत करता है, इंसल्ट करता है, जेल में भी डाल देते हैं। तो पढ़ा-लिखा होना इस देश में गुनाह है। अगर आप पढ़े-लिखे हो तो फिर आप बाबू बन जाओ, गवर्नमेंट का बाबू बन जाओ, आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, आईआरएस बन जाओ, तो ठीक है आपको इज्जत मिल जाएगी, लेकिन उस इज्जत से देश की तरक्की नहीं होती मैं आपको बताऊँ। तरक्की तो वैज्ञानिक ही करता है, तरक्की तो इंजीनियर ही करता है और कोई नहीं करता साहब। या मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो करते हैं। कड़वा सच है, बोलना ज़रूरी था। आप तक पहुँचाना भी ज़रूरी था। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका, आप आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो थोड़ी बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं। रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च के लिए पैसे भी लगते हैं, मटेरियल भी हमको बहुत सारे सोर्सेज़ से लाना पड़ता है। तो छोटी-छोटी मदद करोगे, तो हमें भी थोड़ा एनकरेजमेंट रहेगा कि चलिए हमारी मेहनत भी कामयाब हो रही है। नीचे यूपीआई नंबर दिया है, बैंक अकाउंट नंबर दिया है, किसी एक को चुनकर छोटी-सी मदद करेंगे, तो हमारे लिए एक मोटिवेशन बना रहेगा कि आप तक सही तस्वीर हम पहुँचाते रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में।